बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा 6 लेक्चर है। इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तफसील के साथ कि फंडामेंटली डिमांड एंड सप्लाई की कौन से पॉइंट है जो कि कोई भी मार्केट हो, वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी लोकल बिजनेस है, हर मार्केट डिमांड सप्लाई से ही चलता है। जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक जहन में सवाल आता है कि ये जो प्राइसेस चेंज होते हैं ये कौन ये मार्केट को ड्राइव कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने रीज़न बताया था डिमांड एंड सप्लाई, और थोड़ा समझाया भी था कि डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट किस तरीके से ड्राइव होता है। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर आप पहले देखें। आज इस लेक्चर में हम डिमांड एंड सप्लाई का तफसील से फंडामेंटली पॉइंट देखेंगे कि फंडामेंटली वो कौन से पॉइंट हमें देखने होते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी सप्लाई आएगा या मार्केट में अभी डिमांड आएगा। डिमांड बजाते खुद किस चीज़ पर डिपेंडेड है और सप्लाई बजाते खुद किस चीज़ पर डिपेंडेड है। तो ये फंडामेंटली थ्योरेटिकली डिमांड एंड सप्लाई जो है आज हम सीखेंगे और तफसील के साथ इसके ऊपर बात होगी। तो इस लेक्चर को गौर से देखना है क्योंकि यही पॉइंट जहन में रखते हुए आपने क्रिप्टो मार्केट में अगर फंडामेंटली कुछ देखना है या फॉरेक्स मार्केट में, तो आपने इस पॉइंट को समझ के जो है वहाँ पर ऐसे पॉइंट निकालने कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड आ सकता है। ठीक है, जो टेक्निकली हम डिमांड एंड सप्लाई जो कि टेक्निकल एनालिसिस में हम करते हैं, चार्ट में डिमांड एंड सप्लाई फाइंड करते हैं, तो वो एक अलग लेक्चर है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में हम सीखेंगे। लेकिन फंडामेंटली थ्योरेटिकल आप किसी भी प्रोजेक्ट में डिमांड एंड सप्लाई के रीज़न कौन से देखने, कौन से पॉइंट्स देखने कि इसकी वजह से आपको पता चले कि ये मार्केट में डिमांड ले आ सकता है या मार्केट में इसकी सप्लाई आ सकता है। तो बहुत अहम लेक्चर है, आप लोगों ने बहुत गौर से इसको देखना है और हर पॉइंट को अपने जहन में रखना है और अपने साथ नोट भी करना है। एवरी मार्केट वैल्यू डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। हर मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट की वैल्यू है, वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, कोई भी मार्केट है, उसकी वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। मार्केट प्राइसेस वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन विद डिमांड। जो मार्केट के प्राइसेस है, यहाँ वैल्यू मैंने लिखा है, इसको आप लोगों ने नहीं लिखना। मार्केट प्राइसेस डायरेक्ट रिलेशन उसका डिमांड के साथ होता है। अब डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब, अगर डिमांड बढ़ता है तो साथ ही मार्केट प्राइसेस भी बढ़ते हैं, अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो प्राइसेस भी डिक्रीज होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एंड इनवर्स रिलेशन विद सप्लाई। सप्लाई के साथ इसका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो मार्केट के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगर प्राइस जो सप्लाई है वो डिक्रीज होता है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ उल्टा इसका ताल्लुक है मार्केट प्राइसेस के साथ सप्लाई का, और डिमांड का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिमांड बढ़ता है तो साथ ही प्राइसेस भी बढ़ेंगे, अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो उसके साथ प्राइसेस भी डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट है लेकिन जहन में रखना चाहिए कि इसमें मार्केट कैसे इफेक्ट होता है, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। Good are those products have a physical existence and service have no physical existence, just facilitate the customers। देखिए, इसके ऊपर पहले भी बात हुई थी कि मार्केट में प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो वो दो किस्म के प्रोडक्ट के लिए होता है। एक ऐसे प्रोडक्ट जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि मोबाइल है, कॉस्मेटिक, स्पोर्ट्स सामान, जो भी है जिसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है, कोई जगह कवर कर सकता है। लेकिन जो सर्विसेज होते हैं उसमें सिर्फ कस्टमर फैसिलिटेट होता है। आप पैकेज लगाते हो, वीज़ा लगाते हो, ये किराया देते हो रेंट पे, या कोई भी जो कि जिसमें आप सिर्फ फैसिलिटेट होते हो, आप ट्यूशन फीस देते हो, जिसमें आपको कोई चीज़ दिया नहीं जाता, आपको सिर्फ टाइम दिया जाता है, आपको एक नॉलेज दिया जाता है, जस्ट आपको फैसिलिटेट किया जाता है, तो उसको हम सर्विस कहते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जहन में ये पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। एक मिनट। डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट मार्केट इन 4 वेज। 4 ऐसे वे हैं
जिसके थ्रू मार्केट इफेक्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। नंबर 1, डिमांड हाई। अगर डिमांड हाई होता है यानी इंक्रीज होता है, एंड सप्लाई रिमेन अनचेंज, और सप्लाई जो मार्केट में है वो अनचेंज यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता, मार्केट प्राइसेस वेल हाई, मार्केट के प्राइसेस भी साथ ही डिमांड के साथ फिर इंक्रीज होंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सप्लाई हाई, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड रिमेन अनचेंज, और डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आ रहा है, डिमांड वैसे की वैसे जो पहले डिमांड था मार्केट में, तो डिमांड अनचेंज, देन फिर मार्केट में क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस फिर वेल लो, फिर प्राइसेस लो होंगे। ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये नोट करें, डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई अनचेंज है तो प्राइसेस भी साथ ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन अगर सप्लाई हाई होता है और डिमांड अनचेंज होता है तो प्राइसेस क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे। ठीक है। अब ये डिमांड किस वजह से इंक्रीज होगा या नहीं इंक्रीज होगा और सप्लाई किस वजह से, वो पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है। डिमांड हाई, सप्लाई डिक्रीज, प्राइसेस विल बी वेरी हाई। अगर मार्केट में डिमांड हाई होता है और सप्लाई जो है वो डिक्रीज होता है तो प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ेंगे। डिमांड हाई हो रहा है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल इसका उल्टा, अगर सप्लाई हाई होता है, ठीक है, एंड डिमांड डिक्रीज और डिमांड डिक्रीज होता है, देन प्राइसेस विल बी वेरी लो, और डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है तो प्राइसेस बहुत तेजी के साथ नीचे आएंगे। सेकेंड पॉइंट ये नोट करें। ठीक है। तो ये 4 किस्म के आपके साथ मार्केट में या अवेलेबिलिटी आते हैं, वो आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट लिखने हैं, डिमांड हाई, सप्लाई इंक्रीज, डिमांड भी हाई हो रहा है, सप्लाई भी हाई हो रहा है। ठीक है। प्राइस इज वेल बी नॉर्मल, जो प्राइस होगा वो नॉर्मली वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। और इस तरीके से अगर सप्लाई हाई होता है और डिमांड भी इंक्रीज होता है, देन फिर भी प्राइसेस वैसे ही नॉर्मल चलेंगे जिस तरीके से चल रहा है। ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। एंड डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, देन मार्केट प्राइसेस विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर डिमांड एंड सप्लाई एक भी चेंज नहीं होता, वही है जो पहले था, तो प्राइसेस वही होंगे जो पहले मार्केट में थे, तो प्राइसेस में बिल्कुल नॉर्मली भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 4 तरीके से डिमांड एंड सप्लाई आ सकता है और ये 4 तरीकों से वो 4 वे में वो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंटेड अपने साथ नोट करें। अच्छा, नोट डिमांड डायरेक्ट रिलेट विथ कस्टमर इंटरेस्ट। अब ये हमने सीखना है कि डिमांड किस से ताल्लुक रखता है। डिमांड का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कस्टमर के साथ, डायरेक्ट ताल्लुक होता है कस्टमर इंटरेस्ट के साथ। डिमांड का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कस्टमर इंटरेस्ट के साथ, एंड सप्लाई का डायरेक्ट ताल्लुक होता है प्रोडक्ट के साथ। तो जब भी सप्लाई को स्टडी करना है तो प्रोडक्ट को देख के हमें स्टडी करना होता है, और डिमांड को कस्टमर को जहन में रखते हुए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट को स्टडी करना होता है, जो कि हमें फिर बताता है कि डिमांड में क्या आएगा। ठीक है। पॉइंट नोट करें, डिमांड का डायरेक्ट ताल्लुक कस्टमर इंटरेस्ट के साथ होता है, सप्लाई का डायरेक्ट ताल्लुक होता है प्रोडक्ट के साथ, कि प्रोडक्ट के खसूसियत, प्रोडक्ट की चीज़ें देखना है तो वो किस तरह देखना है, वो पॉइंट आ रहा है। ठीक है। या इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। और सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए प्राइसेस नीचे ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से अगर डिमांड डाउन है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइसेस नीचे जा रहा है। ठीक है। तो इससे पहले एक वो पिक्चर था, इसमें आप देख सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, तो जो प्राइस था वही प्राइसेस अभी भी है। ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल ही आ रहा है। ठीक है। तो ये तो वही 4 पॉइंट्स है, जस्ट विजुअल के साथ आप लोग को यहाँ पर दिखाया है। अच्छा, यहाँ पे डिमांड डिपेंड
ऑन टू फैक्टर्स। कस्टमर को देखते हुए कस्टमर के ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं, डिमांड डिपेंड ऑन टू फैक्टर, वो कौन से दो फैक्टर है जिसकी वजह से कस्टमर का इंटरेस्ट हमें पता चल जाता है कि यानी कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसकी वजह से फिर डिमांड बढ़ेगा। तो उसमें सबसे पहले है इट्स यूटिलिटी टू सेटिस्फाई वांट आर नीड। यूटिलिटी का क्या मकसद है, जैसे कि एक मोबाइल है, हम मिसाल लेते हैं ओप्पो है या आईफोन है, जो भी है, उसको ऐसा बनाया जाए, उसका फीचर्स उसमें यानी मिसाल के तौर पर उसका 100 GB जो है उसका स्टोरेज है, वैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है, फर्ज करते हैं। इसी तरीके से 8 GB उसका रैम है, 8 GB उसका रैम है। इसी तरीके से और जो फीचर्स है, तो ये जो सारे उसकी फीचर्स है और उसकी रेटिंग लग गई है, जो कीमत लगाया गया है, तो इस सारों को हम यूटिलिटी कहते हैं कि उसको ऐसा यूटिलाइज किया जाए टू सेटिस्फाई वांट आर नीड, जिस तरीके से लोगों की चाहत है, यानी कोई जो कस्टमर मार्केट में है वो आजकल वो मोबाइल खरीदते हैं जिसमें स्टोरेज ज़्यादा हो और उसका रैम भी ज़्यादा हो और प्राइस भी कम हो थोड़ा, और कैमरा भी इस तरह हो, CPU उसका इस तरह हो, तो वो क्या करेंगे, उस मोबाइल में इंटरेस्ट। हम मार्केट का डेटा एनालाइज करते हैं कि लोग मार्केट में किस चीज़ को देखते हुए इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमने वो इस तरीके से अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ है यानी जिस चीज़ को भी हम एनालाइज करें उसका डिमांड के लिए, तो हमने वो मार्केट, जैसे मोबाइल का मिसाल दिया, तो उस मोबाइल को हमने ऐसा यूटिलाइज करना है जो कि वो सेटिस्फाई करे जो लोग चाहते हैं, ठीक है। यानी मोबाइल, एक मोबाइल था मार्केट में पहले जिसका 100 GB यही स्टोरेज था, 8 GB रैम था, कैमरा भी यही था, लेकिन उसकी कीमत 70,000 थी। उसकी कीमत कितना था, 70,000 उसका कीमत था। लेकिन आपने जो न्यू मोबाइल लाया तो इन सब फीचर के साथ आपने न्यू मोबाइल ले आया 50,000 में, वही मोबाइल आपको 50,000 में मिल रहा है, तो लोगों का डिमांड क्या होगा, आपके मोबाइल में ज़्यादा, क्योंकि वही फीचर्स आपके मोबाइल में उसको मिल रहा है और कीमत भी कम है, तो आपके मोबाइल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो यही चाहते थे कि यही फीचर्स हो और प्राइस थोड़ा कम हो। या आप इस तरह भी कर सकते, आर नीड, उसको जो ज़रूरत है, यानी मिसाल के तौर पर उसके जो पहले मोबाइल मार्केट में मौजूद है उसका 100 GB स्टोरेज तो है, लेकिन उस 6 GB से रैम ज़्यादा किसी भी मोबाइल में आजकल मार्केट में नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि रैम थोड़ा ज़्यादा हो और स्टोरेज भी ज़्यादा हो। तो आप जो अपना न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहे हो उसमें आपने स्टोरेज को 200 किया, रैम को आपने 8 GB किया, तो वही कीमत हो सकता है आपका कीमत जो है 80,000 हो, लेकिन मार्केट में फिर भी आपका मोबाइल लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग यही चाहते थे जो कि आपके मोबाइल में मौजूद है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मार्केट में लोगों को ज़रूरत क्या है, वांट, वो चाहते क्या है या उसको ज़रूरत क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अब सोचेंगे कि क्रिप्टो में इसके किस तरह देखना है। देखिए, क्रिप्टो में मुख्तलिफ, जब आप क्रिप्टो सारा कोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मिसाल मैंने आपको बताया था, स्केलेबिलिटी इशू आता है, तो ये लोग चाहते हैं कि ये स्केलेबिलिटी इशू ना आए क्रिप्टो मार्केट में। तो जो न्यू प्रोजेक्ट आता है, जो न्यू क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट आता है, अगर उसकी ये फीचर्स उसमें हो कि वो मार्केट से स्केलेबिलिटी इशू को ख़त्म करे, उस पर वर्क करे, यानी लोग चाहते हैं कि स्केलेबिलिटी इशू ना हो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाए तो ट्रांजैक्शन का मसला ना हो, तो कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ क्रिप्टो का जिसमें ये मसला अब नहीं है, वो इस मसले को हल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी जो स्केलेबिलिटी का इशू था मार्केट में, वो क्रिप्टो मार्केट में जो आपको बताया था, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है वो देखे कि डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट था कि स्केलेबिलिटी इशू आ सकता है, तो वो स्केलेबिलिटी इशू पे कोई काम नहीं कर रहा है अभी तक। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में तो आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो जो कि आप इसका सलूशन उस प्रोजेक्ट में बताते हो कि ये इशू अब नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऐसा एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन बनाया जो कि ये इशू
अब रिजॉल्व करेगा। तो आपका लोग मार्केट में यही चाहते थे, क्रिप्टो मार्केट में आपने उसके ऊपर वर्क किया, सोल्यूशन निकाला, तो आपके प्रोजेक्ट का डिमांड बढ़ेगा इस पॉइंट की वजह से। तो जो भी मार्केट में जो कोई चीज आता है तो उसमें लोगों का पहले एनालाइज किया जाता है कि क्या इसके मुकाबले में कोई और प्रोडक्ट पहले है कि नहीं, अगर है तो वो किस तरीके से काम करे। मिसाल के तौर पर अभी पोल्का डॉट स्केलेबिलिटी इशू पर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो काम जिस तरीके से कर रहा है वो डिफिकल्ट कर रहा है, यानी थोड़ा कस्टमर्स के लिए, यूजर्स के लिए मसले हैं उसमें, वो ना उसका फीस पूरा कर सकते हैं या और जो इसके रिक्वायरमेंट है वो जो है ऐसे हीवी है जो कि यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर के लिए उसमें मसले हैं, यानी लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे। तो आप इसी जो इशू पे ऑलरेडी ये काम कर रहा है, आप इसी इशू के मुकाबले में दूसरा प्रोजेक्ट जो लोगों को मसला आ रहा है वो मसला अब नहीं आएगा। यानी पोल्का डॉट ने तो मसला हल किया, लेकिन वो जो मसला हल कर रहा था वो डिफिकल्ट तरीके से हल कर रहा था, लेकिन मैंने जो न्यू प्रोजेक्ट लेके आया वो इजली तरीके से, लोगों को फीस ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इजली जो है वो हमारे सिस्टम को यूज़ करते हुए इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो लोग हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और उस नेटवर्क, हमारे नेटवर्क को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको मैंने एक जनरल पॉइंट बताया जो कि क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में, सब जगह आपने यही देखना है कि लोग चाहते क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, हम उस चीज पे काम करें। तो आपने उस प्रोडक्ट, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, आपने उस मार्केट में देखना है कि ये किस चीज पर वर्क करे, ये किसी का मसला हल कर रहे हैं, मार्केट में कोई मसला है उस पर वर्क करे, या लोगों को जो चाहते हैं लोग कि इस तरह हो क्रिप्टो मार्केट में। यानी मिसाल के तौर पर पहले क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ डिसेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज में फीस आपको ज़्यादा चार्ज हो रहा था, फीस कम नहीं था। तो सेंट्रलाइज मुकाबले में आया जो कि फीस कम था, तो लोग सेंट्रलाइज पर ज़्यादा गए, ठीक है। तो लोग क्या चाहते हैं, लोगों को मसला क्या है, तो आपने देखना ये है कि ये जो जिस मसले पर काम कर रहे हैं या जो चीज़ लेके आ रहे हैं उसमें क्या मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो वो उसकी वजह से आपको फिर पता चलेगा कि डिमांड आएगा। अगर ये लोगों के वांट नीड पर काम कर रहा है, लोग जो चाहते हैं या लोग को जो ज़रूरत है, तो उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। जैसे इथेरियम अभी आएगा टॉपिक नेक्स्ट। इथेरियम लोग चाहते थे, मिसाल के तौर पर जब फर्स्ट टाइम BTC आया था, उसके बाद और भी आया था LTC, बिटकॉइन कैश, ये सब आए थे, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट था नहीं था मार्केट में जो कि वो लोगों को ये सहूलत देते कि अगर कोई अपना ब्लॉकचेन नहीं बना सकते तो वो किसी और का ब्लॉकचेन यूज करे। तो इथेरियम ने इस चीज पर वर्क किया क्योंकि लोगों को ये जरूरत है और लोग चाहते थे। तो इथेरियम ने इस पर वर्क किया कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बेस पर अपना ब्लॉकचेन बनाया कि अगर कोई अपना ब्लॉकचेन नहीं बना सकता और क्रिप्टो लॉन्च करना चाहते हैं तो वो हमारे ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने इस तरह पॉइंट देखने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, बहुत डिटेल के साथ बताया, चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने साथ नोटबुक पर नोट किया करें। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को प्ले बैक करें, बार बार देखें ताकि समझ में आ जाए, बड़े तफसील के साथ बता रहा हूं। द कंज्यूमर, सेकेंड पॉइंट इज द कंज्यूमर एबिलिटी टू पे फॉर द गुड और सर्विस। दूसरा पॉइंट है कि आप जो चीज लॉन्च कर रहे हो, जो चीज आप मार्केट में ला रहे हो, तो कंज्यूमर, जो लोग खरीदते हैं, जो लोग इस पर काम करेंगे, वो उसके लिए एबल हो। वो आप जो प्राइसेस दे रहे हो, यानी मिसाल के तौर पर मोबाइल है, जो भी है, या क्रिप्टो का जो प्रोजेक्ट है, तो आप जो फीस लगा रहे हो तो लोग क्रिप्टो मार्केट में इतना वो सलाहियत रखे कि वो पे कर सके आपका फीस, वो आपकी जो फीचर्स है उसको एबल हो कि वो उसको क्या कर सके, पूरा उस पे उतर सके। तो आपने ऐसा उसको बनाना है, ऐसा काम करना है ताकि कंज्यूमर एबिलिटी हो टू पे फॉर द गुड एंड सर्विस, वो उसके लिए पे भी कर सके। पे का मतलब ये नहीं कि पैसे पे करना है, उसके ऊपर वर्क कर सके, यूजर फ्रेंडली हो। जैसे कि आपने वेबसाइट बनाया क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, तो ठीक है, आपने तो मसले पर भी काम कर रहे हो, लोग जो चाहते हैं उस पर काम रहे हो, लेकिन जो आपका वेबसाइट वो बहुत मुश्किल है, कोई सही तरह समझ नहीं पा रहे, तो यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ,
तो इसका जो सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि एबल हो, जो यूजर हो वो एबल हो टू पे। टू पे का मतलब ये नहीं कि पैसे पे करे, पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी आ सकता है कि वो कर सके। असल मकसद कि कर सके, पे का मतलब कुछ भी है, यानी वो इस्तेमाल कर सके, वक्त लगा सके, टाइम दे सके, तो आपका वेबसाइट ऐसा हो कि लोग इजीली उसको यूज़ कर सके। तो ये दो बहुत अहम पॉइंट मैंने बता दिए जो कि मार्केट में डिमांड जो है आता है इसकी वजह से। तो इन दो पॉइंट्स को आपने मुख्तलिफ एंगल से देखना होता है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा। फंडामेंटल जब हम पढ़ेंगे प्रीमियम को, तो हम जल्द पढ़ाएंगे इसी कोर्स में कि आपने किस किस एंगल से इस चीज़ों को देखना है। ठीक है, मुख्तलिफ मार्केट डेटा आता है, मुख्तलिफ चीज़ें आते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस आया, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो प्री प्लान होते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। आप ज़्यादातर क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में ये सुनेंगे कि मैनिपुलेशन हो रहा है, तो ये मैनिपुलेशन होती रहेगी। आपने देखा होगा कि कभी पेनाडोल का शॉर्टेज आता है, कभी इस तरीके से और कोई प्रोडक्ट हो जो कि लोग चाहते हैं तो फिर उनको शॉर्टेज में लाया जाए, जैसे कि चीनी थी उसका शॉर्टेज आया था, तो डिमांड बढ़ाने के लिए ये शॉर्टेज, ये प्री प्लानिंग चीज़ें किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। तो ये मैनिपुलेशन मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाते हैं, जो कि हर मार्केट में होता है। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि कहीं पर ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, कहीं पर कम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है वो क्रिप्टो में होता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन को अगर आपको काम आता है तो उस मैनिपुलेशन से आप खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, सप्लाई डिपेंड, ये डिपेंड में मैंने स्पेस नहीं दिया, आप लोग ये स्पेस दे दे। सप्लाई डिपेंड ऑन 5 फैक्टर। अब सप्लाई 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें नंबर 1 प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई अगर बढ़ेगी या कमेगी, उसका पहला पॉइंट है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिस चीज से, यानी मोबाइल है, मिसाल मैं देता हूं बार बार कि मोबाइल है वो जिस चीज से बनता है, जिन फैक्टर से वो बनता है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर जो फैक्टर इसमें यूज होते हैं, जो चीजें इसमें यूज होते हैं, उसके प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं, वो उसकी वजह से सप्लाई फिर कम या ज़्यादा हो सकती है। आप कहेंगे किस तरह? अगर ये जिस चीज़ से बन रहा है उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये, और ये टोटल अगर बनेगा तो इसका इखराजात ज़्यादा आएंगे, उसके पैसे उस पर ज़्यादा आएंगे, तो लाजमन बात है कि इसके रेट आप ज़्यादा लगाएंगे। तो रेट ज़्यादा लगाएंगे तो मिसाल के तौर पर ये जो मोबाइल पर फैक्टर 10 रुपये आता है, तो टोटल प्रोडक्ट बनता है 120 का, और मार्केट में जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं 80 रुपये में, तो लाजमन बात है कि आपकी इस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कम होगी। तो कम होने की वजह से डिमांड बढ़ सकता है, यानी मार्केट में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो मार्केट में कम आएगी और उसकी वजह प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर यही प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5 रुपये में है, तो आपका टोटल जो वो आता है वो 70 में आता है, तो यही प्रोडक्ट आपका जो है मार्केट में ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे, कीमत भी कम है, तो इस वजह से सप्लाई मार्केट में फिर आएगी। तो ये मार्केट में सप्लाई आएगी तो इस वजह से प्राइसेस इस चीज़ की कम होगी, यानी 70 पे, पहले 80 पे था मार्केट में, तो ये 70 पर होगा, क्योंकि जो जिस चीज़ से ये बन रहा है उसकी कीमत कम है। ये आप लोग जनरली खुद भी सोचे कि अगर आपका लगता पैसा कम है तो लाजमन बात है आप टोटल भी कम रखेंगे, और कम रखेंगे तो लोग इंटरेस्ट रखेंगे, लेकिन सप्लाई भी उसके साथ आएगी, जो कि वो आप नेक्स्ट लेवल में देख सकते हैं कि इसकी वजह से कल आने वाले वक्त में इसके प्राइसेस डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो अहम पॉइंट होता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीज़ों से ये बन रहा है। तो जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं इथेरियम था, तो इथेरियम का ये चीज़ तो ठीक था कि उसने इस मसले पर काम किया, लेकिन उसका गैस फीस बहुत ज़्यादा था, जो फीस चार्ज होता था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने फिर इस पर वर्क किया। तो आप मुख्तलिफ और ब्लॉकचेन या और नेटवर्क यूज़ करते हुए आप फीस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, ये जनरली मैं बता रहा हूँ, ये हर मार्केट में आपने इस तरह देखना है। ठीक है, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट है, तो क्रिप्टो मार्केट अगर इथेरियम, मिसाल के तौर पर इथेरियम अगर किसी को अपने साथ बिल्ड करने देते हैं, किसी क्रिप्टो को अपने ब्लॉकचेन पे, तो वो उसे
10 इथेरियम चार्ज कर रहा है, जो कि वो बन रहे मिसाल के तौर पर $2000 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा ब्लॉकचेन है जिसका हम बाइनांस का कह रहे हैं, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो वो चार्ज करता है 10 BNB, जिसका $500 बनता है। आपके पास $500 इसका फीस बनता है अगर आप बिल्ड करना चाहते हो। तो ये 2000 बन रहा है, ये 500 बन रहा है, तो ये आपके लिए आसानी है। प्राइस ऑफ वेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आसान है, ये ज़्यादा है, तो ये जो है इस तरीके से आपकी क्रिप्टो मार्केट में असर रख सकता है। ठीक है, बाकी ये फंडामेंटली और भी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वक्त में जब फंडामेंटल फेज स्टार्ट होगा, लेकिन यही पॉइंट देखने होंगे और इस तरीके से देखने होंगे जो अभी बता रहा हूँ। इस तरीके से रिटर्न फ्रॉम अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, जो रिटर्न अल्टरनेटिव जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसका रिटर्न उसको कितना आता है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर इसको रिटर्न कम आता है और ये एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं, अगर ये एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं और रिटर्न कम आते हैं, तो लाजमन बात है कि वो सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि इसको नुकसान ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा चीज़ें मार्केट में लेके आएंगे उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होगा, तो इस वजह से वो सप्लाई मार्केट में कम लेके आएंगे, क्योंकि उसको रिटर्न कम मिलता है अल्टरनेट एक्टिविटी से। तो इस चीज़ को देखते हुए सप्लाई को वो कम करेंगे। इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी देखना होता है, जैसे कि वो कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक मशीन से 100 चीज़ें वो बनाते हैं और दूसरा बंदा मैनुअली काम कर रहा है 10 चीज़ें बनाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उस पर उसका खर्चा भी कम आता है, यानी यहाँ पर 2% खर्चा आता है, यहाँ पे जो है 5% खर्चा आता है। तो ये इसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो ये फ़ायदा निकालेंगे कि ये यानी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई आएगी। ठीक है, इसी तरह सेलर एक्सपेक्टेशन, जो होल सेलर होते हैं जो इन सप्लायर से जो है चीज़ें लेते हैं, तो वो सेलर एक्सपेक्टेशन भी हमने देखने होते हैं कि जो सेल करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या वो 100 डिमांड रखते हैं हमसे, यानी 100 चीज़ों की डिमांड रखते हैं, 500 की रखते हैं, तो उसी के मुनासिबत से उसको सप्लाई मार्केट में लेके आना होता है। अगर सेलर एक्सपेक्टेशन कम है तो उसको कम सप्लाई लेनी होगी, अगर सेलर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेचुरल इवेंट्स भी देखने होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर गर्मी है तो गर्मी में आपको सर्दी की चीज़ें कम मिलेंगी, मीन सप्लाई कम मिलेगा। इस तरीके से अगर सर्दी है तो गर्मी की चीज़ें, गर्मी है तो सर्दी की चीज़ें, इस तरीके से बारिश होता है, इस तरीके से अगर कोई तूफान आता है अल्लाह ना करे, तो इन सारे नेचुरल इवेंट को देखते हुए भी सप्लाई की डिपेंडेंट हो सकता है, सप्लाई इफेक्ट हो सकता है। जैसी मिसाल के तौर पर अभी तूफान आया था तो उस वजह से जो है हमारे जो सब्ज़ी मंडी थी उसमें असर हुआ था, यानी टमाटर की कमी थी, सप्लाई कम हुआ था, क्योंकि बहुत सारे खेत जो है इनकी वजह से ख़राब हुए थे। तो ये नेचुरल इवेंट जो है ये भी इफ़ेक्ट करता है मार्केट को, इस वजह से फिर फॉरेक्स क्रिप्टो भी इफ़ेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर जो नेचुरल इवेंट हुआ है, ज़लज़ला आया, इस वजह से लोगों का नुकसान हुआ, या मिसाल जंग हुआ जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, तो इस वजह से क्रिप्टो मार्केट और जो गोल्ड था वो बहुत ज़्यादा बूम किया था, क्योंकि सब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और कोई सेफ एसेट मिल नहीं रहा। तो इस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट फिर क्रिप्टो BTC में और गोल्ड में लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह नेचुरल इवेंट को भी देखना होता है, जो कि वो क्या करते हैं, फिर मार्केट को इफेक्ट, मार्केट में सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस एंगल से देखने, फिर ये डिटेल में फिर ये फंडामेंटल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी खुलासा बता रहा हूँ, जो लोग समझदार है वो समझ सकते हैं कि ये सप्लाई किस तरह आता है, डिमांड किस तरह आता है। यही पॉइंट जहन में रखते हुए स्टडी करना होता है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इवेंट का बताया कि यूक्रेन और रशिया का जो मसला था, तो उस वजह से जो है जंग का ख़तरा, जंग की वजह से सेफ एसेट जिसको हम रिस्क ऑन कहते हैं, तो रिस्क जब भी कोई रिस्क की हालात हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एरो में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह भी BTC भी बताया जा रहा है कि इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लास्ट है नंबर ऑफ सेलर्स, कितने लोग सेल कर रहे हैं।
यानी मिसाल आपके मार्केट में जो सप्लाई तो आप देते हो तो 10 बंदे आपके आगे सेलर हैं कि 20 बंदे हैं, ये भी देखना होता है। अगर सेलर्स आपके ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा सप्लाई मार्केट में लेके जाएंगे, अगर सेलर कम है तो आपको कम सप्लाई मार्केट में लेके जाना होता है। तो ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेलर। तो ये आज का लेक्चर था डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल खामोशी के साथ इस वीडियो को देखें और बार बार देखें और ये पॉइंट्स नोट करें। ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स बता दिए कि यही चीज़ें जहन में रखते हुए हम मार्केट डेटा एनालाइज करते हैं और इसको फंडामेंटल कहते हैं। अब हर चीज़ का देखने का अपना तरीकाकार होता है, लेकिन देखना किस तरीके से, क्या देखना है, सवाल आता है ना। तो मैं तो डेटा देखता हूं लेकिन डेटा में क्या देखूं, तो ये पॉइंट्स देखने होते हैं। तो हर चीज़ को देखने का अपना ही अंदाज है, अपने ही एंगल से देखना है। तो वो एक्सपीरियंस से आता है और ये फंडामेंटल में हम भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन अभी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से मार्केट को इफेक्ट करते हैं और ये डिमांड सप्लाई मार्केट में आता किस तरीके से है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, ये लेक्चर पसंद आए, लाइक करें। इस तरीके से हमारे, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था, आज भी शेयर कर लेंगे। उस पर रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे हम अपने क्लासेस का लिंक देते हैं। तो जूम पे फ्री क्लासेस हमारे साथ ले सकते हो आप, जिसमें आपको क्वेश्चन का भी मौका मिलता है। लेकिन अगर आपने रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी लेक्चर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट में लाजमन इस लेक्चर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।